जिंदगी में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। इस अध्याय में कुछ नए राजाओं और उनके राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप लोगों ने टीवी पे धारावाहिक देखी होगी पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था, उस समय के और कौन कौन से राजा हुए, इन सभी का अध्ययन हम लोग इस पाठ में करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के बीच को मध्यकाल कहते हैं और 7वीं कक्षा में मध्यकाल के ही विषय में हमें पढ़ना है। तो 7वीं शताब्दी के बाद यानी मध्यकाल में कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले मुख्य राजवंशों को दिखलाया गया है। यहाँ पे मैप में कुछ राजवंशों के बारे में बताया गया है। राजवंश दो शब्द से मिलकर बना है, राजा और वंश, यानी राजा का वंश को हम लोग राजवंश के नाम से जान सकते हैं। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी 7वीं सदी के आते आते कई भूस्वामी यानी कि भूमि का स्वामी, यानी कि जो जिनके पास बड़े बड़े भूमि होते थे, योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग उन्हें अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे, यानी राजा के जो राज्य में था वे लोग सामंत का कार्य करते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी ये जो सामंत लोग होते थे वे राजा के लिए उपहार लाते थे, राजा के दरबार में सामंत का काम करते थे, हाजिरी लगाते थे और साथ में सैनिकों को सहायता भी प्रदान करते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। यानी सामंत के बारे में हम लोगों ने जाना कि सामंत वे बड़े भूस्वामी या फिर योद्धा सरदार होते थे जो राजा के दरबार में सैन्य सहायता प्रदान करते थे, हाजिरी लगाते थे, राजाओं के लिए उपहार लेकर जाते थे। तो जब ये सामंत जो बहुत महान उपलब्धि हासिल कर लेते थे तो वे अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर आदि उपाधियां दे दिया करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में वे एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि जैसे हम लोगों ने जाना कि राजा के दरबार में सामंत हुआ करते थे और जब वे लोग महान काम करते थे तो महासामंत बन जाते थे, उसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पर बताया गया है कि चालुक्य के राजा के अधीनस्थ राष्ट्रकूट थे। वे लोग चालुक्य स्वामियों के अधीन रहना पसंद नहीं किया और उसको इनकार कर दिया और चालुक्यों को हराकर हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान क्या होता था, तो इस अनुष्ठान में ब्राह्मण की सहायता से क्षत्रिय बना जाता था। यानी ब्राह्मण कुछ ऐसा अनुष्ठान करते थे, इसमें क्या होता था कि भले वे जन्म से क्षत्रिय ना हो लेकिन इस अनुष्ठान के बाद वे लोग क्षत्रिय कह दिए जाते थे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण और प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी कि ऐसा ही एक उदाहरण कंदम मयूर शर्मण का था जो कि एक ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। तो वहीं गुर्जर प्रतिहार जो भी एक ब्राह्मण थे और उन्होंने हथियार उठाया और राजस्थान में अपना शासन स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन, इन नई राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल
कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यहाँ पर राजस्व के बारे में बताया जाता है, यानी राजस्व मतलब होता है कि भूमि पर लिया गया कर। तो नए जो राजा होते थे वे अपने आप को उपाधि दिया करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि उपाधियां धारण करते थे। और इन राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, जिसे हम लोग राजस्व का नाम दे सकते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यहाँ राजस्व के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है कि राजस्व का इस्तेमाल, राजस्व यानी कि भूमि से प्राप्त संसाधन जो किसानों द्वारा दिए जाते थे, तो इन संसाधनों का उपयोग मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में होता था और युद्ध को लड़ने में भी इन संसाधनों का उपयोग होता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। वंशानुगत मतलब होता है कि पिताजी के मरने के बाद उसके बेटा द्वारा उस पद को ग्रहण करना। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इस ओहदे पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। प्रशस्तियों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रशस्तियां ऐसे लेख होते थे जो राजा खुद अपने प्रशंसा में लिखवाते थे। तो प्रशस्तियां में ऐसे ब्यौरे होते थे जो सत्य नहीं भी हो सकते थे या सत्य हो भी सकते थे। क्योंकि ये राजा खुद अपनी प्रशंसा में लिखवाते थे, तो ये हमें बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। ताम्र यानी तांबा के पत्र पर लिखे होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। यहाँ प्रशस्तियों के स्रोतों के बारे में बताया गया है कि इस प्रशस्तियों के लिखने के सोर्स क्या क्या थे। तो कलहण ने एक ऐसी ही प्रशस्ति लिखी थी जिसका स्रोत यहाँ पर बताया गया है कि प्रशस्तियों को लिखने के लिए अनेक तरह के स्रोतों का, जैसे कि शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी आदि। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो वे मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरानों, उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा रखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। यहाँ पर अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद के बारे में बताया गया है।
युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दक्षिण और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। उरयायूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार ने चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुम्सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों के पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर, गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं जो तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराते हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से कराना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, आरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों के प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे।
नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करती थी। तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का नोट समझेंगे तो चैप्टर को हम और भी अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।